जय हिंद बच्चों। क्लास 11 मैथ्स बुक एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सेट को। तो सेट से के ऊपर आप लोगों के लिए ऑलरेडी 2 लेक्चर दिया जा चुका है। ये आपका तीसरा लेक्चर है और इस तीसरे लेक्चर में हम लोग आज बनाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 को। एक्सरसाइज 1.3 को तो एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि इसमें किस तरह के प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम रहेंगे आपका सबसेट पर आधारित प्रॉब्लम रहेगा, पावर सेट पर आधारित प्रॉब्लम रहेगा, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर पर आधारित रहेगा और यूनिवर्सल सेट और भी कुछ डेफिनेशंस पर आधारित प्रॉब्लम इसमें रहेंगे। अगर आप इसको जानते हैं तो बड़ी आसानी से इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, अगले 20 मिनट में आप ये सारे चीज़ से वाकिफ़ हो जाएंगे और बड़ी आसानी से आप एक्सरसाइज 1.3 को बना सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ जो हमारा है, सबसेट हम लोग किसको कहते हैं। तो सबसेट के लिए हम लोग कह सकते हैं कि सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वी राइट ए सबसेट बी। अगर यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि ए को बी का सबसेट हम तभी कहेंगे जब ए का हर एक एलिमेंट, यहाँ ध्यान देना है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट बी में भी आपको मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि अगर ए हमारा है 1 2 3 3 एलिमेंट हैं और बी हमारा है 1 2 3 4 और 5 इस तरह से है, तो यहाँ पर ए का हर एक एलिमेंट मौजूद है बी में, 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, इसलिए हम ए को सबसेट कह सकते हैं, बी का सबसेट कह सकते हैं। अब सबसेट किस स्थिति में नहीं होता है उसको भी आप लोग समझिए। इफ एटलीस्ट one element in A is not in B, which is not in B, जो कि B में नहीं हो, तो इस स्थिति में A is not सबसेट ऑफ B, A जो है B का सबसेट नहीं होगा, यानी कि A को हम लोग B का सबसेट नहीं कहेंगे, यानी कि A को हम लोग B का सबसेट नहीं कहेंगे। यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सबसेट का चिन्ह आखिर कौन सा है, ये चिन्ह है कि ये चिन्ह है। दोनों को ही हम लोग सबसेट में यूज करते हैं, लेकिन इस चिन्ह का उपयोग, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ ए सबसेट बी लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको ए सबसेट बी इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। इसका मतलब समझने से पहले आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि इफ़ ए जो है सबसेट ऑफ बी है, देन बी जो है आपका सुपर सबसेट ऑफ ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बी जो है सुपर सेट ऑफ, माफ करेंगे, सुपर सेट ऑफ ए कहलाएगा। ए का सुपीरियर हो गया, ए से ए अगर हमको उल्टा बोलना है तो ए को हम बी को हम लोग कहेंगे कि सुपर सेट कहेंगे ए का, और ए को जो है हम लोग सबसेट कहेंगे बी का। इसके बाद हम लोग समझते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हम लोग किसको कहते हैं? यही प्रॉपर सबसेट को हम लोग डिनोट करते हैं इस नोटेशन से। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये नोटेशन, इसके नीचे जो एक लाइन होता है ये आपका हट जाता है, इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो प्रॉपर सबसेट के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इफ़ ए जो है सबसेट बी हो और क्या हो कि ए जो है नॉट इक्वल टू बी हो, सबसेट तो हो लेकिन ए जो है बी के बराबर नहीं हो, तो इस स्थिति में देन A is called proper सबसेट ऑफ B। तो इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट ऑफ B कहते हैं और इसको हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं किस तरह से? A प्रॉपर सबसेट
बी डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, ए आपका सबसेट है बी का, देख रहे हैं ए जो है सबसेट है बी का। उसके बाद क्या है कि ए जो है बी के बराबर नहीं है, ए जो है बी के बराबर नहीं है, क्योंकि ए में जो है 1 2 3 एलिमेंट है, बी में जो है 1 2 3 4 5 भी एलिमेंट है। तो इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि ए जो है यहाँ पर प्रॉपर सबसेट बी भी है। समझ गए? तो इस एग्जाम्पल से आप दिमाग में एक चीज को कैलकुलेट कीजिए, एक चीज को सोचिए कि कोई भी जो सबसेट है आपका वो प्रॉपर सबसेट हो सकता है, प्रॉपर सबसेट हो सकता है, कोई भी सबसेट प्रॉपर सबसेट हो सकता है, और कुछ ही सबसेट जो है प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ आपका ए कोई सेट है, एक्स कोई सेट है आपका, जिसमें ए बी सी एक एलिमेंट दिया गया है, और वाई कोई सेट है, इसमें भी ए बी सी तीन ही एलिमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर एक्स को हम लोग सबसेट y कह सकते हैं, या नहीं तो y को हम लोग सबसेट x कह सकते हैं। समझ गए? तो डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन तो यही कहता है कि अगर x का सारा एलिमेंट y में मिलता है तो x हमारा सबसेट होगा। तो डेफिनेशन के आधार पे तो ये सही है। उसके बाद अगर y का सारा एलिमेंट आपको इसमें मिलता है तो y भी सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट ये नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन कहता है कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि उसमें नहीं हो, दूसरे में नहीं हो, यानी कि वो दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो गया, संजोग से यहाँ देखिए दोनों क्या है, बराबर है, अगर बराबर हो गया तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ये दोनों बराबर हो गया तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो फाइनली आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दुनिया में जितने भी प्रॉपर सबसेट हैं, दुनिया में जितने भी प्रॉपर सबसेट हैं, सभी को हम सबसेट कह सकते हैं, सभी को हम सबसेट कह सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कुछ एलिमेंट ज़्यादा भी था तो भी सबसेट नाम पड़ा, बराबर था तो भी सबसेट पड़ा। अब कहीं कहीं ऐसा कंडीशन हो जाए कि बराबर नहीं हो, जैसे यहाँ बराबर नहीं हो, तो वहाँ सबसेट भी कह सकते हैं और प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। अगर इस सेक्शन को आप ठीक से नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से, इस 2-4 मिनट के वीडियो को आप फिर से दोहरा के देख लीजिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा सबसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, ये सबसेट और सबसेट हम लोग समझ गए, प्रॉपर सबसेट भी समझ गए। इसके बाद पावर सेट, पावर सेट से पहले हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। सबसेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होती है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का वो जो है सबसेट होता है। जैसे ए कोई सेट है आपका 1 2 3, तो हम ए को सबसेट कह सकते हैं ए का। अगर बी कोई सेट है आपका ए ई आई ओ यू है, तो बी को सबसेट कह सकते हैं हम लोग बी का। इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा नंबर कहता है कि इम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, कोई भी सेट आपका दिया रहे, सभी का सबसेट जो होता है इम्प्टी सेट होता है। जैसे ये मान लीजिए कि ए कोई सेट दिया गया है, इसमें जो है हम कह रहे हैं कि ये जो फाई है आपका इम्प्टी सेट है, ये सबसेट हो गया आपका 1 2 3 का। तो स्वाभाविक बात है कि इसमें जो भी एलिमेंट है, हालांकि कोई भी एलिमेंट नहीं है, सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, यानी इसमें कुछ है ही नहीं, तो मौजूदगी तो ऑटोमेटिक हो जाती है इसमें। तो इसलिए हम इसको ध्यान दीजिएगा, फाई को यानी कि इम्प्टी सेट को हम लोग सबसेट कहेंगे। ए का भी कह सकते हैं, इम्प्टी को सबसेट कह सकते हैं, बी का भी कह सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद आप चाहे तो इसको लिख लीजिए, यहीं पर वीडियो को रोक लीजिए और इसको उतार लीजिए।
इसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी में द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट containing n elements are 2 पर पावर n। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी सेट आपको दिया गया है, मान लीजिए 1 2 3, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है हमारा कितना है? 3 है। तो कहता है कि इसका कितना सबसेट बनेगा? तो इसका जो सबसेट बनेगा ये बन जाएगा 2 पर पावर n, यानी कि 2 पर पावर 3 कर दीजिए। 2 × 2 × 2 = 8 होता है, यानी कि इसके 8 सबसेट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, एक सबसेट तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगर हम सिर्फ एलिमेंट 1 को लेकर एगो सेट बनाए तो यह भी सेट है, सिर्फ एलिमेंट 2 को लेकर एक सेट बनाए तो ये भी आपका सिंगलटन सेट है, सिर्फ एलिमेंट 3 को लेकर एक सेट बनाए तो यह भी आपका सिंगलटन सेट है। उसके बाद आपका 2 एलिमेंट लेकर अगर बनाए, पेयर सेट्स बनाए 2 3 और उसके बाद 1 3, तो इस तरह से हमको अगेन 3 सेट और मिलता है। अब यहाँ पर अगर ऐसा हो कि 1 2 3 तीनों को लेकर एक सेट बनाए, क्योंकि सबसेट में क्या होता है कि कोई भी सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है। सबसे पहली बात है ये, इसमें दोनों बराबर भी हो सकते हैं तो फिर भी ये सबसेट कहलाएगा। तो सबसेट, इतने सारे सबसेट यहाँ पर हमको मिलते हैं। अगर इसको आप काउंट करते हैं तो ये आपको 8 होता है। नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट आर। अगर मान लिया जाए कि कोई सेट बी है और इसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 2 ए बी सी डी है, ए बी सी और डी है, तो इसके सबसेट कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी = 4 हो गया। अब नंबर ऑफ सबसेट जो है, इसका सबसेट जो हो जाएगा 2 पर पावर 4, यानी 2 × 2 × 2 × 2, ये आपका निकल जाता है 16, यानी कि 16 इसके सबसेट हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ रहे होंगे। इसके बाद चौथा नंबर हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट हम लोग किसको कहते हैं? यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं? तो यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं यू से, है ना। किससे डिनोट करते हैं? यू से। तो इसमें क्या होता है कि सपोज 2 और मोर देन 2 सेट्स आर गिवन। क्या कहा गया आपको कि मान लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक सेट्स जो है आपका दिया गया है। देन द सुपर सेट, एक सुपर सेट हम लोग लेते हैं जिसकी कल्पना हम लोग सुपर सेट, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट if it contained all the above sets, all the above या all the given sets। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि यूनिवर्सल सेट तो हमारा क्या हो गया कि 2 या 2 से अधिक सेट्स तो आपको दिया ही रहेगा, और इस लाइन को हम लोग दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं? बात तो यही होगी, ये लाइन तो स्थिर रहेगा आपका। सपोज 2 और मोर देन 2 सेट्स आर गिवन, है ना। देन द
then the set which is superset of all given sets, है ना, is called यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप यहाँ तक तो लिखेंगे ही, दोनों में ये जो लाइन है कॉमन रहेगा, लेकिन इसके बाद आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं और इसके बाद देन के बाद आप इसे भी उतार सकते हैं। तो अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपके लिए दिया गया है यहाँ पर कुछ सेट का कलेक्शन दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग इसका लेते हैं यूनिवर्सल सेट का। एग्जाम्पल में मान लिया जाए कि ए आपका दिया गया है 1 2 3 और बी आपका दिया गया है 2 3 6 और सी आपका दिया गया है 8 9 और 10 दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग एक यूनिवर्सल सेट की कल्पना करते हैं जिसमें जो है 4 5 ये जो है अप टू 10 तक का नंबर्स इसमें है। चलिए लिख ही देते हैं इसको, 6 7 8 9 और 10 है। तो यहाँ पर 2 और मोर देन 2 सेट्स गिवन दिया ही गया है, 2 से ज़्यादा ही दिया गया है सेट। अब कहता है कि देन द सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट। तो सुपर सेट हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर ए जो है सबसेट है यू का, बी भी जो है सबसेट है U का और C भी जो है सबसेट है U का। यानी कि U जो है सुपर सेट ऑफ A है, U जो है सुपर सेट ऑफ B है और U जो है सुपर सेट ऑफ C है। तो अगर ये सुपर सेट एग्जिस्ट करता है जो कि A के, B के, C के भी एलिमेंट को रखता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग U को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि पावर सेट किसको कहते हैं। ये यूनिवर्सल सेट भी हो गया हमारा, सबसेट भी हो गया। अब इसके बाद तीसरा नंबर पावर सेट। चूँकि इतना सा जानने के बाद ही पावर सेट को आप लोग ठीक तरह से समझ पाएंगे। अब इसमें लिखने वाली जो बात है इसे आप लोग लिख लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये पावर सेट को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय पी ए। यानी कि कोई एक सेट है, उसका जितना भी सबसेट बन सकता है उसके कलेक्शन को हम लोग पावर सेट कहते हैं, उसी के कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं। जैसे अभी तुरंत हमने देखा था कि ए कोई सेट है आपका जिसमें 1 2 और 3 3 एलिमेंट है आपका। अब इसका पावर सेट हमको बनाना है। तो पावर सेट में क्या होता है कि इसका सबसेट, तो अभी तुरंत पढ़े हैं कि किसी भी सेट का सबसेट जो होता है उसके सबसेट की संख्या 2 पर पावर n होती है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 है, तो इसके सबसेट की संख्या हो जाएगी आपका 2 पर पावर 3 इक्वल टू 8। यानी एक तो इम्पटी सेट तो सबसेट होगा ही ए का। अगर कोई सेट हो जिसमें एलिमेंट 1 हो, कोई दूसरा सेट हो जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट 2 हो, कोई तीसरा सेट हो जिसमें एक एलिमेंट 3 हो, तो ये सारे सबसेट होंगे इसके। इसके बाद कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 है, एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 3 है और एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 और 3 है और एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। तो ये सभी जो है आपका क्या हो जाएंगे, इसका सबसेट हो जाएगा। अब इस सबसेट को लेकर एक सेट बना लीजिए, है ना, इसको भी मिडिल ब्रैकेट में हमने घेर दिया है। तो यही आपका हो जाता है क्या, पावर सेट हो जाता है। अब इसमें से कुछ बातों को समझना है, जैसे कि ये आप 1 देख रहे हैं और ये आप पीए देख रहे हैं। तो ये जो सेट है जिसमें सिर्फ एलिमेंट 1 है और पीए का यह क्या है, पावर सेट का यह क्या है, तो पावर सेट का यह जो है आपका एलिमेंट है। क्या है, यह आपका एलिमेंट है।
अब यदि हम इसके बारे में ये सोचें कि यह जो 1 है आपका, यानी कि एक सेट जिसमें कि एक ही एलिमेंट है, इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, ए के साथ क्या है, ए के साथ कैसा रिलेशन है, तो ए का जो है यह सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह सबसेट हो जाएगा। और दूसरा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम 1 2 एक सेट लेते हैं और इसमें ए के बीच इस दोनों के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित रूप से यह जो सेट है आपका जिसमें एलिमेंट 1 2 है, ये आपका सबसेट हो जाएगा। किसका, ए का सबसेट हो जाएगा। लेकिन यही अगर 1 2 वाला एक सेट हम लेते हैं और इसके पी ए के बारे में सोचते हैं, इस दोनों के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ समझ में आता है कि यह जो है पी ए का एक एलिमेंट है। यह जो है पी ए का क्या है, एक एलिमेंट है ना, क्या है, एक एलिमेंट है। तो ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा और जैसे इसके साथ ए के साथ पी जुटा तो ये जो सिंबल है आपका चेंज होके ये हो जाएगा। तो वहाँ हड़बड़ाइएगा नहीं, गड़बड़ाइएगा नहीं, वहाँ पे इस समझ को दिमाग में रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगर हम एक एग्जांपल और लें, जैसे 3 क्या है आपका, 3 जो है एलिमेंट है ए का। 3 क्या है आपका, एलिमेंट है ए का। लेकिन अगर हम 3 और पी ए के बारे में सोचें तो 3 और पी ए में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, ना तो 3 जो है एग्जैक्टली इसका एलिमेंट है। अब यदि 3 के साथ इस तरह से होता तो हम इसका एलिमेंट कह सकते थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कंडीशन नहीं है, इसीलिए ये जो है यहाँ कोई रिलेशन हम लोग नहीं भर सकते हैं। 3 जो है पी ए का कुछ नहीं लगता है, लेकिन 3 से बना हुआ सेट जो है पी ए का एलिमेंट लगता है। वहीं अगर 3 से बना हुआ सेट जो है ए का जो हो जाएगा, ये आपका सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम बनाने में बड़ी मदद मिलेगी, है ना। इस टेबल को आप लोग याद रखिएगा। याद क्या रखना, ये तो समझ गए तो हमको लगता है कि भूलने वाली कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग समझ गए कि पावर सेट किसको कहते हैं। इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि कंपैरेबिलिटी ऑफ सेट्स क्या होता है। अगला टॉपिक हम लोग जानते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। कंपैरेबिलिटी ऑफ सेट्स क्या होता है, कंपैरेबिलिटी ऑफ सेट्स क्या होता है ना। यहाँ पर टू सेट्स ए एंड बी आर कंपैरेबल if A सबसेट B और B सबसेट A और A इक्वल टू B। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि if A नॉट सबसेट B हो, A नॉट सबसेट B हो, उसके बाद या B जो है नॉट सबसेट A हो आपका, या A जो है नॉट इक्वल टू B हो, तो इस कंडीशन में A एंड B आर कॉल्ड इनकम्पैरेबल सेट्स। तो ऐसी स्थिति में जो है आपका सेट्स जो होगा इनकम्पैरेबल होगा। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। कभी किसी वक्त अगर मिल जाए इस तरह की बातें तो आपको ये न लगे कि ये नया चीज़ कहाँ से आ गया, है ना। तो इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर। ये आर जो है आपका रियल नंबर है। क्या है, ये आपका रियल नंबर है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आप याद कीजिए कि रियल लाइन जो है आपका, रियल लाइन में क्या क्या होता है, 0 1 2 3 और ये 4 अप टू इन्फिनिटी तक, और यहाँ -1 -2 -3 और ये आपका -इन्फिनिटी तक। तो ये रियल लाइन हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका
1 और 2 के बीच कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं? तो इन्फिनाइट, बहुत सारे नंबर। 1 और 2 के बीच कितने नंबर हैं? इन्फिनाइट नंबर है। 0 और 1 के बीच कितने नंबर हैं? बहुत सारे नंबर हैं, इन्फिनाइट नंबर है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं कि इस रियल लाइन का कोई भी टुकड़ा ले लीजिए, है ना, कोई भी टुकड़ा ले लीजिए। मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक ले लिए, तो ये रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई टुकड़ा ले लिए नंबर का, यानी कि यहाँ -2 से लेकर 4 तक, तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। और इसको हम लोग इंटरवल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंटरवल। जैसे 2 और 3 हम ले लिए, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरवल हो गया, 2 और 3, है ना। इसको डिनोट करेंगे 2 और 3। मान लीजिए कि एक जनरल वे में हम लोग ले लेते हैं A और B। मान लिया, क्या माने कि इस रियल लाइन पर कोई A है और कहीं पर इसका पोजीशन जो है B है। तो ये जो है आपका सबसेट है सबसे पहले रियल लाइन का। और ये जो इंटरवल्स हैं इसके 4 नाम होते हैं। पहला नाम होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, है ना। क्लोज्ड इंटरवल क्या, कैसे डिनोट किया जाता है? जैसे A और B का क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए देखिए कि x such that x belongs to R and यह जो A है लेस देन इक्वल टू x और लेस देन और इक्वल टू B, ये हो गया इसका डेफिनेशन। इस सेट का क्लोज्ड इंटरवल का डेफिनेशन हो गया। और ये क्या बताता है कि A से हम लोग चलना प्रारंभ किए, A को भी इंक्लूड कर लिए, A के बराबर, है ना, या A से बड़ा, उसके बाद B के बराबर या B से छोटा। यानी कि A को लेकर B को लेकर इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर को ये इंडिकेट करता है। कौन करता है? ये आपका यही क्लोज्ड इंटरवल करता है। इसका मतलब अगर हम रियल लाइन पर देखें, रियल लाइन पर हमारा जैसे पोजीशन A का है और ये B का है और ये रियल लाइन है आपका। A को भी हमने ले लिया तो इसीलिए A को हमने डार्क कर दिया, B को भी हमने ले लिया तो B पॉइंट को भी हमने डार्क कर दिया, और इसके बीच जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को ले लिए। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ये क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोज इंटरवल कहेंगे। और सिंबॉलिकली इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। अगर हमको मैथमेटिकली लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे। पिक्टोरियल वे में हमको एक्सप्रेस करना है तो हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल में हमारा A B इस तरह से लिया जाता है इसका सिंबल, या नहीं तो A B इस तरह का सिंबल होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R में यह बिलोंग कर रहा है x। और क्या है भैया कि यह x जो है बड़ा है A से और छोटा है B से। ध्यान दीजिएगा, x जो है बड़ा है A से और B से छोटा है। अगर नंबर लाइन पर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो ये आपका पोजीशन है B का, और ये पोजीशन अगर A का हो तो A और B को छोड़कर इसके बीच जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर का कलेक्शन है जो कि सबसेट है रियल नंबर का। इसी को हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं। इसके बाद हमारा है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। क्या है? ओपन क्लोज्ड इंटरवल, है ना। तो ओपन क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है कि एक तरफ ओपन रहा और दूसरे तरफ आपका क्लोज्ड हो गया। तो इसको हम दूसरे शब्दों में ये लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, इसको क्या कहते हैं? और दूसरे शब्दों में लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल कहते हैं।
तो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल कहिए या ओपन क्लोज्ड इंटरवल कहिए, हमको लगता है कि ये नाम याद रखना आसान है क्योंकि एक साइड ओपन हो गया और दूसरे साइड आपका क्लोज हो गया। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x जो है आपका वो a से बड़ा होगा और b के बराबर या b से छोटा होगा। याद रखिएगा, b के बराबर या b से आपका छोटा होगा। अगर इसका हम पिक्टोरियल डायग्राम लेते हैं तो हम एक नंबर लाइन लिखेंगे। नंबर लाइन में ये पोजीशन है a का, ये पोजीशन है b का। तो इसमें कहता है कि a से ऊपर यानी कि a को छोड़कर, तो a को हम छोड़ दिए तो यहाँ पर हमने एक खाली सर्कल बनाया, खाली सर्कल, होलो सर्कल बनाया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b को इंक्लूड कर लिया है तो b को हमने यहाँ पर डार्क कर दिया। ठीक उसी तरह से a को छोड़ दिए थे तो a को होलो यानी कि खाली सर्कल, b को भी हमने डार्क नहीं किया है, b को भी हमने खाली छोड़ दिया है। यहाँ b को ले लिए हैं तो इसीलिए b को हमने डार्क कर दिया है। अब इसके बाद अगला होता है आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल को इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, ये आपका क्लोज्ड हो गया और एक साइड आपका ओपन हो गया। या नहीं तो आप ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं, एक साइड आपका क्लोज्ड हो गया और बी के लिए ओपन हो गया। या तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए के लिए ओपन हो गया और बी के लिए आपका क्लोज्ड हो गया। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में राइट हाफ ओपन इंटरवल भी कहते हैं, ओपन इंटरवल भी कहते हैं, राइट हाफ ओपन इंटरवल। इस दोनों में जो नाम अच्छा लगे आपको उसी को याद रखिए। अब इसको हम लोग पिक्टोरियली यानी कि मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड यहाँ पर ये आपका क्लोज्ड है तो a लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। अब b ओपन है तो b के लिए सिर्फ हम लोग लेस देन लिखेंगे, है ना। अब इसको पिक्टोरियली हम लोग को एक्सप्रेस करना है तो a जो हो जाएगा डार्क हो जाएगा आपका, क्योंकि a को इंक्लूड कर लिया गया है। अब b जो है आपका खाली रह जाएगा, होलो रह जाएगा। तो ये इसके बीच जितने भी नंबर्स हैं वो सारे को यह क्लोज्ड ओपन इंटरवल इंक्लूड कर लेता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है ना। क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता। तो लेंथ ऑफ इंटरवल के बारे में हम कह सकते हैं क्या कि द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इंटरवल। अभी हम लोग 4 तरह के इंटरवल पढ़े हैं जिसमें 3 इंटरवल तो आपको बोर्ड पर ही दिख रहा है, एक ओपन, ये आपका ओपन क्लोज्ड और ये आपका क्लोज्ड ओपन। तो किसी भी तरह का इंटरवल हो, जैसे क्लोज्ड इंटरवल हो, ओपन इंटरवल हो, क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड इंटरवल हो और क्लोज्ड ओपन इंटरवल हो, सभी का लेंथ जो होता है b माइनस ए ही होता है। जैसे 2, 3 आपका क्लोज्ड इंटरवल है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। अगर हमारा 4 और 7 ये आपका ओपन इंटरवल है तो इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा आपका, 7 माइनस 4 इक्वल टू 7 में 4 माइनस कर दिए तो 3 हो गया। अब यदि आपका एक क्लोज्ड इंटरवल और उसके बाद ओपन इंटरवल रहे तो इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा आपका, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग बना सकते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। तो 1.3 के सॉल्यूशन को हम लोग डायरेक्ट कॉपी में देखेंगे, बुक को सामने में रख के। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं कॉपी के तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यह आपका एक्सरसाइज 1.3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक दिया गया है, 9 तक प्रॉब्लम दिया गया है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और इस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग अब देखेंगे। इसमें बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हालांकि जो बुक में दिया गया है उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हमने लाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका,
कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स। ये आपका सबसेट और ये सबसेट नॉट, हालांकि इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं। तो प्रॉपर सबसेट को है ना, ये नियम ही हो जाता है कि एक दूसरे सेट में हमेशा कुछ ना कुछ एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 2 3 4 है, अब इसका सारा एलिमेंट 2 3 4 इसमें भी है, तो इसलिए यह आपका सबसेट हुआ। और इसके बाद प्रॉपर सबसेट इसलिए हो गया क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इसमें नहीं है, यानी कि यह अगर A हो, यह अगर B हो, या तो A सबसेट B तो है ही और A नॉट इक्वल टू B होता है। ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं। वही कंडीशन आपका यहाँ है, क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि A B C इसमें है और B C D इसमें है, तो इसका एक एलिमेंट बी ए जो है इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। इसका तो सारा एलिमेंट हमको इसमें मिलना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि x सच दैट x इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के क्लास 11 के सारे स्टूडेंट। और यहाँ क्या कहता है कि x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल में क्लास 11 का ही नहीं, क्लास 12 का, क्लास 9 का, क्लास 8 का, सारा स्कूल का बच्चा आ जाता है। तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट कहने का मतलब कि क्लास 11 का बच्चा जो है इसी स्कूल का बच्चा है और इसका इससे नीचे ही है, इसमें कुछ सारे एलिमेंट स्कूल के बच्चे हैं और कुछ स्कूल के बच्चे ही आपका क्लास 11 में हैं, इसीलिए यह आपका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहता है कि सर्कल इन ए प्लेन, प्लेन में सभी सर्कल का कलेक्शन, और सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो यहाँ सभी सर्कल का कलेक्शन कहने का मतलब कि ऐसा भी सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, ऐसा भी इसमें सर्कल है जिसका रेडियस आपका 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट है। तो सारे रेडियस वाले का कलेक्शन यहाँ है और सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाले का कलेक्शन यहाँ है। तो स्वाभाविक है कि ये तो छोटा कलेक्शन है ना इससे, तो इसीलिए यह प्रॉपर सबसेट होगा ही नहीं, ये सबसेट नहीं होगा, इसीलिए हम इसको नॉट कर देंगे, नॉट प्रॉपर सबसेट कर देंगे। सेम इसी तरह का कंडीशन है कुछ इसमें, ट्रेंगल इन ए प्लेन, यानी कि x सच दैट x इज ए ट्रेंगल इन ए प्लेन और x सच दैट x इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर रेक्टेंगल की बात हो रही है, यहाँ पर ट्रेंगल की बात हो रही है, ये इसका सारा एलिमेंट इसमें आएगा तभी ना हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इसका सारा एलिमेंट इसमें कहाँ है, ये तो रेक्टेंगल है और ये आपका है ट्रेंगल, तो इसके कोई भी एलिमेंट की कल्पना इसमें तो नहीं की जा सकती है, तो स्वाभाविक है यह आपका सबसेट नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। इसके बाद x सच दैट x इज एन इक्विलैटरल ट्रेंगल इन ए प्लेन, प्लेन में सभी इक्विलैटरल ट्रेंगल का कलेक्शन है और दूसरा जो है आपका ट्रेंगल का कलेक्शन है उसी प्लेन में। तो ये जो दूसरा कलेक्शन है इसमें सभी ट्रेंगल, सभी तरह के ट्रेंगल का कलेक्शन है, वो इक्विलैटरल भी हो सकते हैं, आइसोसेलेस भी हो सकते हैं, स्केलन भी हो सकते हैं, तो सभी ट्रेंगल का कलेक्शन है और उसमें से इक्विलैटरल ट्रेंगल। तो निश्चित रूप से ये जो है बड़ा सेंस है, प्लेन में ट्रेंगल का बड़ा समूह है और ये जो है सिर्फ इक्विलैटरल ट्रेंगल का समूह है जो कि इसके अंडर में आता है, तो इसीलिए यह आपका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इसके बाद एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स देखना है हमको। तो स्वाभाविक है ये कह रहा है कि सबसेट नहीं है, तो ए और बी तो एलिमेंट है हमारा, प्रॉपर सबसेट तो है ये,
तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि ए ई दो लेटर हैं आपका, दो ही एलिमेंट हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि वोवेल का कलेक्शन है, वोवेल का कलेक्शन है। तो वोवेल का कलेक्शन में यानी 5 गो एलिमेंट का कलेक्शन है, ए ई आई और ओ यू का कलेक्शन है यहाँ पर। अब इसमें से क्या देख रहे हैं, ए ई ऑलरेडी मौजूद है, इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो इसीलिए इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अभी हमने तुरंत डेफिनेशन में इस चीज़ को पढ़ा है ना, ए और बी यानी पहला दूसरा बराबर नहीं हो लेकिन पहले का सभी एलिमेंट इसमें हो तो प्रॉपर सबसेट इसको हम लोग कहेंगे। तो इसीलिए यह आपका ट्रू हो जाता है। 1 2 3 है, 1 3 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है ये सब एलिमेंट इसका इसमें नहीं है। ठीक उसी तरह से यहाँ प्रॉपर सबसेट हो जाएगा जो कि ट्रू हो जाएगा। ए जो है इसमें है और इसके अलावे भी कुछ एलिमेंट हैं तो प्रॉपर सबसेट है। और ये जो सेट ए है, सेट कहने का मतलब कि एलिमेंट ए लेकर जो एक सेट बना हुआ है, कहता है बिलोंग्स टू ए बी सी, क्या यह सही है, तो यह आपका फॉल्स है, क्योंकि ये जो सेट बना रहा है ये सबसेट है आपका ए बी सी का, नॉट एलिमेंट है आपका। भले ए जो है सिर्फ ए हमारा इस सेट का एलिमेंट हो सकता है, ए बी सी इस तरह से हम लिख सकते थे, लेकिन इस तरह से भी लिख सकते थे, लेकिन इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, और उसके बाद ये कहता है नेचुरल नंबर डिवाइड्स 36। तो अब इसमें हम लोग लेते हैं इवन नंबर लेस देन 6, तो इवन नंबर 2 4 6 हो गया, लेस देन 6 हो गया, सिर्फ 2 और 4 हो गया। अब x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड्स 36, 1 भी 36 को डिवाइड करता है, 2 भी 36 को डिवाइड करता है, 3 भी 36 को डिवाइड करता है, 4 भी 36 को डिवाइड करता है, और सारे भी एलिमेंट 36 को डिवाइड करता है। यानी 2 4 तो इसमें आ ही गया आपका, तो निश्चित रूप से प्रॉपर सबसेट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सेट ए दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड व्हाई। आपको हमने पावर सेट में कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, देखिए उसी का यहाँ पर ज़रूरत होने वाला है। तो 3 और 4 ए का जो है क्या है, ये आपका सबसेट है कि एलिमेंट है। तो स्वाभाविक है भैया, ये तो इसमें ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2, ये मिला के 3 और ये 4, 3 4 जो है इसका एलिमेंट है ना कि सबसेट है, इसीलिए यह इनकरेक्ट हो जाएगा। 3 4 जो है सबसेट ऑफ ए लिखता है, ये सॉरी एलिमेंट ऑफ ए लिखता है, तो सही बात है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 4 ये जो एलिमेंट है, ये जो बीच वाला एलिमेंट है जो एक सेट के तरह है, इसका सेट बनाकर अगर हम लेते हैं तो ये आपका सबसेट हो जाएगा, किसका, ए का सबसेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। ये आप जो सेट देख रहे हैं एक्चुअल में ये आपका एलिमेंट है किसका, ए का। अगर इस चीज़ को आप समझ गए हैं तो यहाँ भी आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 क्या है आपका, 1 ए का एलिमेंट है, सही बात है। 1 क्या सबसेट है ए का, नहीं है। 1 जो है सबसेट नहीं है ए का, एलिमेंट है, जो कि इनकरेक्ट है आपका। उसके बाद 1 2 5 को लेकर एक सेट बनाया, क्या यह सबसेट है, तो 1 2 और 5 को लेकर जो भी सेट बनाएंगे तो निश्चित रूप से ए का वह सबसेट होगा, इसीलिए यह आपका करेक्ट है। इसके बाद 1 2 5 क्या एलिमेंट है ए का, तो ये इनकरेक्ट है, एलिमेंट नहीं है आपका। 1 2 3 लेकर सबसे को कह रहे हैं कि सबसेट है ए का, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 3 इसका मेंबर है ही नहीं, ए का जो है 3 मेंबर नहीं है, क्योंकि 3 और 4 से बनने वाला सेट इसका मेंबर है। ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 को मिला के बनने वाला जो सेट है वो ए का मेंबर है, 3 इसका इंडिविजुअल मेंबर नहीं है, 4 इसका इंडिविजुअली मेंबर नहीं है। इस चीज़ को आप दिमाग में बिठाइए।
इसके बाद यहाँ पर हो गया 1 2 3 जो है, हाँ ये हो गया आपका। अब फाई कहता है एलिमेंट ऑफ ए, तो निश्चित रूप से इनकरेक्ट है। फाई जो है आपका सबसेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ए का, या प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ए का, जो कि करेक्ट हो जाता है। और फाई को लेकर एक सेट हमने बनाया जो कि कहता है प्रॉपर सबसेट है ए का, जो कि निश्चित रूप से इनकरेक्ट होगा, क्योंकि फाई जो है ए का एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए हम इसको इनकरेक्ट कहेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पर सबसेट कितने बनेंगे, जैसे ए का, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा 1 है, तो इसीलिए 2 पर पावर 1 दिए, तो ये 2 निकला, तो 2 इसका सबसेट होगा, एक फाई हो जाएगा और एक इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से तो हमको लगता है कि आप लोग समझ ही रहे होंगे। इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फॉर्मूला हमारा 2 पर पावर n, जो कि हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था। तो पहला एलिमेंट तो फाई लेना ही है आपको, एम्प्टी सेट, एक एक एलिमेंट लेके सेट बनाएंगे, फिर 2 एलिमेंट लेके सेट बनाएंगे, आपका नंबर ऑफ सबसेट 4 हो जाएगा। 1 2 3 जो कि हमने आप लोगों को थोड़ा देर पहले बताया ही था, है ना। क्या करना है, इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 हो जाएगा। एक तो फाई रखेंगे ही, पहले एक एक एलिमेंट लेके हम सेट बनाएंगे, फिर 2 का पेयर लेके सेट बनाएंगे, और फिर 3 गो का लेके हम सेट बनाएंगे। इस तरह से हमारा टोटल सबसेट निकल जाएगा। अब ये फाई है, ये ऑलरेडी इम्प्टी है, तो इस पे 2 पर पावर 0 एक भी एलिमेंट नहीं है, तो यानी कि इसका सबसेट सिर्फ फाई ही रह जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पी ए इक्वल टू 5। तो ए इक्वल टू 5 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो गया, तो 2 पर पावर 0 डालिए तो 1 हुआ, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट पी ए में कितना हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल्स इसका लिखना है। तो देख लीजिए, -4 लेस देन, यानी कि ये ओपन इंटरवल, और इक्वल टू लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल। 4 और 6 के लिए, 4 के लिए ओपन, 6 के लिए क्लोज। यहाँ पर देखिए 12 के लिए यहाँ ओपन हो जाएगा, और -10 के लिए भी यहाँ ओपन हो जाएगा। सिर्फ लेस देन लगा हुआ है। अगर इक्वल टू लगा रहा था तो हम क्लोज्ड लिखते हैं। देखिए यहाँ इक्वल टू लगा हुआ था, तो यहाँ क्लोज्ड लिखें। ठीक उसी तरह से यहाँ आपका लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है, तो क्लोज्ड लिखेंगे, और सिर्फ लेस देन है तो ये आपका ओपन रह जाएगा। तो ये छोटी सी बात आप लोग उसी समय समझ गए होंगे, अभी भी हमने समझाया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमारा है कि इसको लिखना है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, -3 से लेकर 0 तक। तो ये आपका ओपन है तो लेस देन लिखिए। ओपन, अगर इंटरवल ओपन है तो लेस देन यूज करेंगे, अगर क्लोज्ड है तो हमारा ये लेस देन इक्वल टू ये यूज करेंगे। तो यहाँ ओपन, लेस देन -3 से लेकर 0 तक, और ये चीज़ तो हमको लिखना ही है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इतना सा सब में लिखना है, ये आपका हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो इतना सा सब में आपको लिखना ही है। इसके बाद आप इस तरह से लिख सकते हैं। 6 जो है आपका लेस देन और इक्वल टू, और 12 के लिए भी लेस देन और इक्वल टू। 6 के लिए यहाँ सिर्फ लेस देन यूज करेंगे, और 12 के लिए यहाँ लेस देन और इक्वल टू। उसके बाद -23 के लिए लेस देन और इक्वल टू, चूँकि क्लोज इंटरवल है। 5 के लिए ओपन इंटरवल है, तो लेस देन हम यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा है क्या कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। द सेट ऑफ राइट ट्रेंगल का सेट्स है यहाँ पर। तो U जो है सेट ऑफ ट्रेंगल्स कंटेनिंग ऑल टाइप का सेट अगर कंटेन करता है तो इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, U जो है इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसका यूनिवर्सल सेट हमको लिखना था। जैसे देखिए, सिर्फ राइट ट्रायंगल को कंटेन करता है। अगर हम सभी ट्रायंगल का कलेक्शन ले लें तो निश्चित रूप से वह क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और वह जो है इसको कंटेन करेगा। अब इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन बिकॉज राइट ट्रायंगल इज ए टाइप ऑफ ए ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल का ही टाइप है और ये ट्रायंगल के अंदर ही आता है राइट ट्रायंगल, तो इसीलिए ट्रायंगल का जो सेट लिए हुए हैं ये यूनिवर्सल आपका सेट हो जाएगा। उसी तरह से द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका भी यूनिवर्सल सेट ट्रायंगल ही हो जाएगा आपका, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है एक टाइप है ट्रायंगल का, ट्रायंगल के अंदर ही आता है, तो इसीलिए यूनिवर्सल सेट जो हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, यानी x सच दैट x इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गिवन द सेट, एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये, 3 सेट दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 A, B एंड C। तो A और B और C, A, B, C के लिए यूनिवर्सल सेट हमको बनाना है। तो यहाँ स्वाभाविक है ऐसा सेट इसमें लेना है जिसमें A भी आ जाए, B भी आ जाए, C भी आ जाए। तो इस तरह का हम यूनियन पहले निकाल लेते हैं। यूनियन जब निकालते हैं तो सभी एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं आपका, और ये चीज़, ये सारे नंबर्स हमको कहाँ मिलते हैं, किस में मिलते हैं, ये मिलते हैं हमको थर्ड में। किस में मिलते हैं, थर्ड में। थर्ड में इसीलिए यह तीसरा नंबर जो हो जाएगा ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 3 5 इसमें मिल रहा है, 1 3 5, 2 4 6 2 4 6 इसी में मिल रहा है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 इसी में मिल रहा है। तो ये जो है यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन देखिए, यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। अगले बार जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ेंगे, और आपको यह कैसा लग रहा है इस पर कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम में कुछ गलती हो रही है तो उसको हम सुधार कर ले। ये आपका एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.3 हो जाता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।